नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यह वीडियो उन लोगों को चुनौती है जो कह रहे हैं देश में कुछ नहीं हो रहा है। अंत तक देखते जाइए, आपको पता चल जाएगा इतना कुछ हो रहा है, तब भी आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है। मोदी सरकार का सबसे बड़ा लाभ यह हो रहा है कि आज क्या हो रहा है किसी को नहीं दिख रहा है, कल क्या होगा किसी को नहीं सूझ रहा है, लेकिन कल क्या हुआ था उसके सब एक्सपर्ट बन गए हैं। तो हमने सोचा कि दुनिया भर में इतिहासकारों के सबसे बड़े देश, इतिहासकारों की सबसे बड़ी पार्टी, इतिहासकारों की सबसे बड़ी सरकार के इस वर्तमान पर एक वीडियो बनाते हैं। आखिर सब पास्ट टेंस में ही बात करेंगे तो प्रेजेंट टेंस इग्नोर फील करेगा। तो हमने सोचा आजकल जो हो रहा है उसकी बात करें ताकि आपको पता चले भारत में कितना कुछ हो रहा है। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी पता चलेगा चीफ हिस्टोरियन ऑफ इंडिया कौन है। भारत का पहला चीफ हिस्टोरियन के बारे में जानने के लिए यह वीडियो देखना ही पड़ेगा। घोटाला बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है घोटाला करने वाला। उसकी प्रतिभा उसे घोटाले से भी बड़ा बना देती है। संदेशरा को लीजिए। संदेशरा बैंक का कई हजार करोड़ लेकर भाग गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 5100 करोड़ जमा करो, केस रफा दफा करो। संदेशरा ने 5100 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करा दिया है। आज तक किसी घोटालेबाज ने इतनी जल्दी पैसा, इतना ज्यादा पैसा नहीं लौटाया होगा। संदेशरा भारत के हर फ्रॉड, हर ठग का हीरो है। नो प्रॉब्लम, अगर ठगने और लूटने के बाद राष्ट्र का ख्याल आए तो वापस भी कर दो। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच कहती है संदेशरा पैसे लौटाओ, मुकदमों से मुक्ति पाओ। सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच यह नहीं कहती। उसके सामने दूसरा मामला आया, सर्वोदय हाईवे लिमिटेड कंपनी का। उस पर 52 करोड़ के बैंक फ्रॉड का केस था। कंपनी ने 41 करोड़ का वन टाइम पेमेंट कर दिया तो हाईकोर्ट ने केस ही खत्म कर दिया। सीबीआई पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वन टाइम पेमेंट करने से केस खत्म नहीं हो सकता, खासकर तब जब किसी वित्तीय संस्थान को नुकसान पहुंचा हो। इसका असर समाज पर पड़ता है। लेकिन संदेशरा के मामले में यह सब तो नहीं हुआ, फिर उसका केस क्यों खत्म हुआ? अब आप मत उम्मीद पालिए कि आपने लोन नहीं चुकाया, ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, आपको भी संदेशरा की तरह छूट मिल जाएगी। लिमिट में रहिए, ज्यादा उम्मीद मत कीजिए। हमारे पास इस वीडियो के लिए बड़े बड़े उदाहरण हैं, लेकिन टेंशन नहीं बढ़ाना चाहता। कुछ लाइटर घोटालों की भी बात करते हैं जिससे पता चलता है कितना कुछ हो रहा है इस देश में। ललितपुर के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर राजीव गुप्ता की डिग्री पर एक इंजीनियर अभिनव सिंह इलाज कर रहा था। इंजीनियर इलाज कर रहा था, डॉक्टर की डिग्री पर डॉक्टर बनकर 2 साल काम किया। तब आप कहते हैं देश में कुछ नहीं हो रहा, सारे ठगों फ्रॉडों की चांदी हो रही है, और आप कहते हैं कुछ नहीं हो रहा। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट ने लोगों को सम्मानित करने में 54 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, वो भी केवल दुपट्टा उड़ाने में 54 करोड़। और इसमें भी घोटाले की खबर है। पैसा दिया गया सिल्क के दुपट्टे के लिए, सप्लाई हो गई पॉलिएस्टर के दुपट्टे की। 10 साल में किसी को पता भी नहीं चला। यह सब हो रहा है इस देश में, और आप कह रहे हैं कोई खबर ही नहीं, देश में कुछ हो ही नहीं रहा। बहुत गलत बात है। बीजेपी ने पूर्वोत्तर राज्यों में जिनसे भी चंदा लिया है उन्हीं को बीजेपी की सरकारों ने ठेका भी दिया है। यह कितनी अच्छी बात है। बीजेपी की सरकार जिसे ठेके देगी उसे बीजेपी को चंदा देना ही चाहिए। केवल शॉल की सप्लाई में ही लोग दिमाग नहीं लगा रहे, ठेका देकर चंदा और चंदा लेकर ठेका देना, इसमें भी लगा रहे हैं। आप सही कहते हैं कि राजनीति को धर्म समझने लगे हैं, और वो भी सही करते हैं जो राजनीति में धर्म की बातें करते रहते हैं। तभी तो इतना कुछ हो पा रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा इस देश में। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की खबर पढ़िए, ये कहां मिलेगी आपको जागरण, उजाला और हिंदुस्तान में। अंगना चक्रवर्ती ने अपने रिपोर्ट में दिखाया है कैसे 2022 से 24 के बीच असम, त्रिपुरा, अरुणाचल और मणिपुर में बीजेपी को 77 करोड़ का चंदा मिला। उसका आधा पैसा उन ठेकेदारों से आया जिन्हें इन राज्यों में ठेके मिले। अरुणाचल प्रदेश के सीएम की अलग जांच होने वाली है।
अपने परिवार के लोगों को ही ठेका देते हैं। हर जिले में उन्हीं की फैमिली को ठेका मिलता है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार की 4 कंपनियों को तवांग में 146 सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। बीजेपी के मुख्यमंत्री के परिवार के लोग ऐश कर रहे हैं, ठेके पर ठेके लिए जा रहे हैं और यहां प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से परिवारवाद का विरोध कर रहे हैं। और आप कहते हैं देश में कुछ भी नहीं हो रहा। बीजेपी ने इनके परिवार की कंपनी से चंदा लिया या नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बीजेपी को एक आइडिया देना चाहिए। गोदी मीडिया को सैकड़ों करोड़ का विज्ञापन दिया जाता है। गोदी मीडिया में अब रिपोर्टिंग तो होती नहीं, खर्चा नहीं होता, कंटेंट की लागत क्या ही होगी, तो उनसे भी विज्ञापन के बदले बीजेपी को चंदा मांगना चाहिए। ठेकेदार से चंदा लेंगे, गोदी मीडिया से नहीं लेंगे तो ठेकेदारों को बुरा लग सकता है, मगर किसी को बुरा नहीं लग रहा और आप कह रहे हैं देश में कुछ नहीं हो रहा। कांग्रेस सांसद अजय माकन ने राज्यसभा में बताया है 2024 में बीजेपी के बैंक खाते में 10,000 करोड़ से अधिक जमा हो गए। 10,000 करोड़ कम होता है? जो पार्टी धर्म और इतिहास की रक्षा में दिन रात मेहनत कर रही है उसके खाते में 10,000 करोड़ बहुत कम है। आप सभी को एक काम और करना चाहिए, टैक्स का पैसा सीधे बीजेपी को देना चाहिए ताकि उसके खाते में कई लाख करोड़ जमा हो जाएं। एक पार्टी के पास 10-10 हजार करोड़ हो और आप कह रहे हैं देश में कुछ नहीं हो रहा। 2024 आता है और चौंकाने वाली फिगर, सभापति महोदय 3,562 करोड़ से बढ़कर के भाजपा के खातों में कितने पैसे भाजपा के अकाउंट में है? 10,107 करोड़ रुपया, 10,107 करोड़ रुपया। और कांग्रेस के 133 करोड़ रुपया। 75 गुना भाजपा के पास में कांग्रेस से ज्यादा पैसे बैंक अकाउंट के अंदर है। तो किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड है, किस तरीके से विपक्ष जो है सत्ताधारी पार्टी का मुकाबला करेगी? और रेशियो क्या है? 99:1 का रेशियो। क्या यह थाली बजाने की बात नहीं कि बीजेपी के पास 10,000 करोड़ रुपए हैं? आइए बालकनी में लाइए थाली। जिस पार्टी के पास 10,000 करोड़ होंगे उससे कोई भी पार्टी क्या लड़ पाएगी? 10,000 करोड़ कहां से आ रहे हैं, किस फैसले के बदले आ रहे हैं? एक एक समूह से 750 करोड़ का चंदा मिल रहा है और आप कह रहे हैं देश में कुछ नहीं हो रहा। जो भी है उसका सत्यानाश हो रहा है और आप कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है। इतना कुछ हो रहा है। अकेले बीजेपी ही सबसे अमीर नहीं हुई, अमीर भी और अमीर हो रहे हैं। भारत में उन्हीं 10% की चांदी थी, है और रहेगी जिनके पास पहले पूरे देश की 57% संपत्ति थी, जो अब बढ़कर 65% हो गई है। ज्यादा से ज्यादा संपत्तियां उन्हीं के पास जा रही है। इससे पता चलता है बाकी कितने गरीब रह जा रहे हैं। उन्हें गरीब बनाए रखने के लिए और क्या क्या करने की जरूरत है। भारत में जितनी भी संपत्तियां हैं उसका 65% सिर्फ 10% लोगों के पास है। इसमें से भी 40% टॉप 1% के पास है। कितनी अच्छी बात है। अमीर कम है और गरीब ज्यादा है। कहीं भी देखिए आपको अपने जैसे ही नजर आएंगे। मतलब ऐसे समझिए आपके जिले के जितने भी अमीर हैं उन्हें एक बिल्डिंग में रख दीजिए, बिल्डिंग के अलग अलग अपार्टमेंट में रख दीजिए। 100-200 अपार्टमेंट यानी फ्लैट में समा जाएंगे और तब आप अपने जिले को देखिए, सब के सब गरीब नजर आएंगे। भारत में राष्ट्रीय आय का 58% 10% लोगों के पास है और बाकी 50% आबादी है उसके पास राष्ट्रीय आय का केवल 12% ही है। यह कहां से पता चला? विश्व असमानता रिपोर्ट जारी हुई है। लुकास चैंसल, रिकार्डो गोमेज कैरेरा, रोबेदा मोशरिफ, थॉमस पिकेटी ने मिलकर यह रिपोर्ट तैयार की है। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में असमानता यानी अमीर और गरीब के बीच खाई और बढ़ी है और यह सबसे ज्यादा भारत में बढ़ रही है। आप कहते हैं कुछ नहीं हो रहा, न्यूज में नई बातें नहीं हो रही, केवल वंदे मातरम हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वंदे मातरम बोलने वालों में 10% की चांदी ही चांदी है और बाकी सब राम भरोसे तो है ही। नकली नोटों के नाम पर नोटबंदी हुई, लेकिन नकली नोटों का चलन तो बंद नहीं हुआ। पिछले 1 साल में भारत में 500 के नकली नोटों का चलन 37% बढ़ गया है। पिछले 6 साल में सबसे अधिक वृद्धि हुई। मतलब कोई तो है जो 500 के नकली नोट छाप रहा है। ये तो जब्त हुआ है, जो नहीं हुआ वो कितना होगा कौन जानता है। इसलिए ऐसा कभी मत कहिए देश में
कुछ नहीं हो रहा है। इतना कुछ हो रहा है, भारत ही नहीं पड़ोस में भी काफी कुछ हो रहा है। पाकिस्तान के रिटायर्ड आईएसआई चीफ फैज हमीद को 14 साल के लिए जेल भेज दिया गया। पाकिस्तान में सब एक दूसरे को जेल भेजने में लगे हैं। एक दिन आएगा जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर भी अपने घर को जेल डिक्लेयर कर देंगे। सारा पाकिस्तान जेल में रहेगा तो एक जनरल बाहर रहकर क्या करेगा? कोई तो रक्षा के लिए बचेगा नहीं। मुनीर की सेहत खराब हो जाएगी, बाजार खाली, सड़कें खाली, दुकानें खाली, स्कूल खाली, अस्पताल खाली, संसद खाली, सब के सब जेल में। उन्हें सुनसान पाकिस्तान में घूमने में डर लगेगा कि भूतों के शहर में अकेले क्या कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं कि मुनीर की नकल दूसरे भी करें, दूसरे देश अपने तरीके से खुद को बर्बाद करें। बर्बाद होने के लिए एक ही तरीका नहीं है, और भी 100 तरीके हैं। सबको जेल भेजकर पाकिस्तान अमेरिका के साथ डील भी कर रहा है, चीन के साथ भी, सऊदी के साथ भी। उसका तो सब ठीक चल रहा है। F-16 विमान की डील कर ली उसने अमेरिका से, IMF भी लोन देने वाला है, और भारत रूस से भी डिफेंस डील नहीं कर पाया। स्वीडन का एक पेंशन फंड है, उसने भारत की कंपनियों से इसलिए पैसा निकाल लिया कि उनमें काम करने वाले मजदूरों की हालत अच्छी नहीं। मतलब स्वीडन के इस फंड को क्या लगता है कि उसके पैसा निकाल लेने से मजदूरों की हालत भारत में अच्छी हो जाएगी, मानवाधिकार और पर्यावरण की हालत सुधर जाएगी। मेक्सिको ने भी भारत पर 50% का टैरिफ लगाया। सरकार को बताना चाहिए भारतीय मेक्सिको के खिलाफ विरोध करने के लिए किन किन चीजों का बहिष्कार कर सकते हैं। हमें नहीं पता मेक्सिको से क्या आता है क्या नहीं। चीन का ही मालूम है कि वहां से फुलझड़ी से लेकर झालर तक सब आ रहा है, मेक्सिको का पता नहीं। और आप कह रहे हैं देश में कुछ भी नहीं हो रहा। इतना कुछ हो रहा है, और क्या चाहिए आपको? ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, स्टील, केमिकल का आयात अगर भारत से होगा तो मेक्सिको 50% टैरिफ लगाएगा। न्यूज है ये सब, और आप कहते हैं न्यूज में कुछ हो ही नहीं रहा। न्यूज है ये सब और आप कहते हैं न्यूज में कुछ हो नहीं रहा, देश में कुछ घट नहीं रहा। हवा में प्रदूषण मापने के लिए अब अपना मीटर बनेगा, भारतीय मीटर। भारत की हवा को समझने वाला एक भारतीय मीटर। विदेशी मीटर क्या जाने भारत की हवा का हाल। सरकार कह रही है हवा की क्वालिटी नापने के वैश्विक पैमाने आधिकारिक नहीं हैं। अलग अलग संस्थाएं अपने हिसाब से रैंकिंग जारी करती हैं। WHO की गाइडलाइन भी केवल सुझाव रूप में जारी की गई, किसी पर बाध्य नहीं। यह भी बाध्य करना होगा। हवा में प्रदूषण है, आपका फेफड़ा खराब हो रहा है, आप कह रहे हैं बाध्य नहीं है। लोग हंसने लगे, हवा साफ नहीं हो रही तो मीटर बदल रहे हैं। डॉक्टर बोल बोलकर थक गए, दिल्ली की हवा बीमार कर रही है। उत्तर भारत का प्रदूषण जानलेवा हो गया, लेकिन मंत्री जी ने कह दिया ऐसा कोई डेटा नहीं जो बीमारी या मृत्यु के मामलों को प्रदूषण से लिंक करे। यही तो सोचने की बात है। लोग हंस रहे हैं, डॉक्टर थक गए हैं, और आप कह रहे हैं भारत में कुछ नहीं हो रहा। न्यूज में क्या देखें, कितना कुछ हो रहा है देखने के लिए, फिर भी नहीं दिखाई दे रहा। Millions of children are getting lung disease, their future is being destroyed. People are getting cancer, older people are struggling to breathe. This is a interesting issue because I'm certain that there will be full agreement between the government and us on this issue. This is not a, this is not a ideological issue. This is everybody in this house would agree that air pollution, the damage it is doing to our people, is something that we would like to cooperate on. I think this is an issue where, everybody says government, opposition, fighting all the time. This is one issue where we can show the country that we can also plan and work together to solve something that is critical. I think the government should have a discussion in Parliament. We should all have a discussion in Parliament. And we should try and not make it a discussion where we are abusing you and you are abusing us. I think we should make it a discussion where we are participating, we are showing the country that on this fundamental issue there is agreement, and the best minds are going to be put into place to solve this issue. Thank you. I think it would be good if we have a discussion, detailed discussion, and then the Prime Minister
puts in place a plan for each city, methodical, systematic plan on how within the next 5 or 10 years, maybe we cannot resolve the problem, but how we are going to impact the problem and make life for our people easier. राहुल गांधी कह रहे हैं छोड़ो कल की बातें, किसने की किसने नहीं की, आने वाले कल के लिए क्या कर सकते हैं इस पे चर्चा कर लो। लेकिन कल की बातें छोड़ देंगे तो सरकार चर्चा किस पर करेगी? क्या सरकार बिना हिस्ट्री के फ्यूचर पर चर्चा कर सकती है? प्रमोद जी, 2016 में जो AQI जिसको 200 कहते हैं, मतलब लेकिन पर्यावरण मंत्री तो पुराने वर्षों की तुलना में औसत निकाल कर लाए, दिखा दिया दिल्ली में हवा का प्रदूषण सुधरा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, मंत्री जी कह रहे हैं प्रदूषण सुधरा है, और आप कह रहे हैं देश में कुछ नहीं हो रहा। राजद की प्रवक्ता प्रियंका भारती किस देश को समझा रही हैं कि मंत्री जी का हिसाब गड़बड़ है? हवा खराब होने पर लोगों को प्रॉब्लम नहीं, हिसाब गड़बड़ होने से प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रियंका भारती क्यों इतनी मेहनत कर रही हैं समझाने में कि पर्यावरण मंत्री जी सदन के पटल पर झूठ फैला रहे हैं कि 2025 में दिल्ली की AQI 450 कभी नहीं हुई, जबकि नवंबर में AQI 700 के पार चली गई। आगे मंत्री जी कहते हैं 2026 में अच्छे दिनों की संख्या 200 दिन हो गई, अभी 2026 तो आया भी नहीं, तो इतने अच्छे दिनों की संख्या कैसे बता दें? 2026 नहीं आया तो क्या 2026 के बारे में बात नहीं कर सकते हैं? 2020 से 2047 की बातें हो रही हैं, फिर 2025 में 2026 की बात क्यों नहीं हो सकती? लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं? औसत ऐसे नहीं निकालते, दिसंबर का सबसे प्रदूषित महीना गिना ही नहीं गया, अक्टूबर के बाद से अभी तक AQI 1000 पार कर गई, उसे भी औसत में जोड़िए। तो क्या अब मंत्री जी को ट्विटर से मैथ्स की क्लास लेनी पड़ेगी? उन्होंने तो औसत निकाल कर दे दिया, फाइनल कर दिया। सरकार WHO के डेटा से परेशान है और सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के डेटा से। तमिलनाडु और केरला में SIR के फॉर्म्स की डेडलाइन को लेकर सुनवाई चल रही थी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया राज्य से बाहर रहने वाले छात्रों, पहाड़ी इलाकों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए समय पर फॉर्म जमा करना मुश्किल है। जवाब में आयोग ने कहा 99.27% फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं। इस पर चीफ जस्टिस नाराज हो गए, कहा कि जब भी कोई प्रैक्टिकल परेशानी आपके सामने रखी जाती है, आपका जवाब 90% या 97% ही होता है। कोर्ट ने कहा हर बार आयोग का जवाब मशीनी और दोहराव वाला होता है। अब क्या बचा है इस देश में? आयोग के पास जवाब नहीं, और आप कह रहे हैं देश में कुछ नहीं हो रहा। राहुल गांधी अमित शाह को डिबेट करने के लिए चैलेंज दे रहे हैं, अमित शाह चैलेंज स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप कहते हैं देश में कुछ भी नहीं हो रहा। अब और क्या होगा इससे ज्यादा? देखते देखते सरकार के मंत्री और बीजेपी के सांसद इतिहासकार की तरह बात करने लगे हैं। यह कम बड़ा बदलाव है, किसी की डिग्री का पता ना चले, किसी के कोर्स का पता ना चले, कोई बात नहीं, लेकिन सब के सब वंदे मातरम के इतिहासकार हो गए। क्या यह कम बड़ा बदलाव है? बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी तो थी ही, लेकिन इतिहासकारों की भी सबसे बड़ी पार्टी हो गई। बताइए, एक पार्टी इतिहास की यूनिवर्सिटी लगने लगी है और आप कह रहे हैं देश में कुछ नहीं हो रहा। आप वेट कीजिए, होने दीजिए प्रदूषण पर डिबेट। बीजेपी के सांसद वैदिक काल की AQI, मुगल काल की AQI निकाल कर ले आएंगे, तब फिर देखते रहिएगा और दीजिएगा जवाब। पूरी दुनिया में एक ऐसी पार्टी नहीं होगी जिसके अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक प्रमुख तक, कार्यकर्ता से लेकर समर्थक तक हर व्यक्ति अपने आप में इतिहासकार हो चुका है। उन्हें इतिहास के नाम पर नेहरू का ही पता है, कांग्रेस का ही पता है, दूसरों का पता है, लेकिन अपना नहीं पता है। इसलिए जब संजय सिंह प्रियंका गांधी ने पूछा आजादी की लड़ाई में संघ का इतिहास क्या था, नहीं बता सके। RSS ने 53 साल तक अपने मुख्यालय में तिरंगा क्यों नहीं फहराया, नहीं बता सके। एक्स पर योगेंद्र यादव ने तगड़ा जवाब दिया सबूतों के साथ, इसके बाद भी अपना इतिहास नहीं बता पा रहे, क्योंकि बीजेपी और संघ की ट्रेनिंग ही है दूसरों का इतिहास जानना। यही नहीं, बीजेपी इतिहास का इस्तेमाल ही नहीं करती, इतिहास का निर्माण भी करती है। एक होता है खोद कर निकालना, जमीन से पत्थर, बर्तन, औजार निकाल लाना, फिर पढ़ना, समझना, इतिहास बताना। यह पुराना तरीका हो गया। अब नया तरीका हो रहा है, पहले इतिहास गढ़ देना और फिर बर्तन, औजार, दस्तावेज जमीन में गाड़ देना। आप कह रहे हैं देश में कुछ नहीं हो रहा, कुछ देखने के लिए नहीं है।
मोदी सरकार को इतिहासकारों की सरकार घोषित कर दीजिए। मोदी सरकार में जितने इतिहासकार हैं उतने तो अमेरिका के आईवी लीग यूनिवर्सिटी में इतिहासकार नहीं होंगे, भारत के इतिहास की कक्षाओं में छात्र नहीं होंगे। आप कह रहे हैं देश में कुछ नहीं हो रहा, आप क्या बात कर रहे हैं? अगर आप अपने बच्चे को इतिहासकार नहीं बनाना चाहते, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो एक बात बता देता हूं, यह आपके बस की बात नहीं। वह आईटी सेल के संपर्क में आते ही डॉक्टरी भूल जाएगा, इतिहासकार बन ही जाएगा। उसे इतिहासकार बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। इतिहास की इतनी डिमांड है कि पनीर की जगह नकली पनीर की सप्लाई हो रही है। नेहरू पर जवाब दीजिए तो चोल की बात करने लग जाते हैं, चोल पर जवाब दीजिए तो अशोक की बात करने लग जाते हैं। 75 साल बाद भारत को मिला है चीफ हिस्टोरियन ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री तो अब लगते भी नहीं, उससे ज्यादा चीफ हिस्टोरियन लगते हैं। इसलिए इन्हें चीफ हिस्टोरियन ऑफ इंडिया कहा जाना चाहिए। अभी तक जितने भी नेता हुए वे हिस्ट्री को ठीक करने के लिए फ्यूचर को ठीक करने लग जाते थे। प्रधानमंत्री मोदी पहले नेता हैं जो हिस्ट्री को हिस्ट्री में जाकर ठीक करते हैं, हिस्ट्री को ठीक करने के लिए अपनी हिस्ट्री गढ़ते हैं। इसलिए उन्हें चीफ हिस्टोरियन ऑफ इंडिया कहा जाना चाहिए। एनडीए के सारे सांसदों के पास अपनी अपनी कारें हैं, बड़ी बड़ी कारें हैं। दिन भर दिल्ली से लेकर अपने क्षेत्रों में कारों का काफिला लेकर चलते हैं। संसद भी अपनी कार में आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के घर डिनर हुआ, सबको बस में बुलाया गया। यह अच्छा हुआ। सांसदों का पब्लिक बस में बैठना कब से बंद हो गया। लग्जरी बस में बैठना तो हुआ, प्रधानमंत्री ने उन्हें बस में बैठने का मौका दिया, अमीरों का सुख समझने का अवसर दिया। सांसदों को बस में बैठने का मौका मिल रहा है और आप कहते हैं देश में कुछ नहीं हो रहा है। कितना कुछ हो रहा है। बिहार में 10-10 हजार बटा, अब उसका फायदा नजर आ रहा है। इससे हर बिहारी पर 27,000 रुपए का कर्जा हो गया है। अगर केंद्र ने सहयोग नहीं किया तो बिहार सरकार के 10 लाख कर्मचारियों की सैलरी, 5 लाख कर्मचारियों की पेंशन फंस जाएगी। लोगों को सैलरी नहीं मिलने वाली है, पेंशन रुक सकती है और आप कहते हैं देश में कुछ नहीं हो रहा। नवजीत की रिपोर्ट पढ़िए दैनिक भास्कर में। एक साल में बिहार में 2-2 सप्लीमेंट्री बजट पेश हुआ। मुफ्त की योजनाओं के लिए लोन लिया गया, सेंटर से मांगना पड़ेगा। कितना कुछ होने जा रहा है। आप कह रहे हैं देश में कुछ भी नहीं हो रहा। इस साल बिहार सरकार ने 55,737 करोड़ रुपए कर्ज लिए हैं। पिछले साल 63,666 करोड़ का कर्जा लिया। इसी तरह महाराष्ट्र से भी खबर है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के सुधीर सूर्यवंशी की रिपोर्ट, महाराष्ट्र पर कर्जा 7.8 लाख करोड़ से बढ़कर 9.3 लाख करोड़ होने वाला है। सबसे अमीर राज्यों में गिने जाने वाले महाराष्ट्र पर इतना कर्ज, राज्य के राज्य कर्ज में डूब रहे हैं। लोग 2,500, 10,000 में वोट बेच रहे हैं। कितना कुछ हो रहा है। आप कहते हैं कुछ भी नहीं हो रहा। महाराष्ट्र में इस साल 9 महीने में 781 किसानों ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। सरकारी आंकड़ा है, लेकिन जो मरे हैं वो सरकारी नहीं थे। आप कहते हैं कुछ भी नहीं हो रहा। उधर राज्यसभा में कोई मंत्री नहीं आया सवालों का जवाब देने के लिए। मंत्री नहीं आया तो राज्यसभा स्थगित करनी पड़ी। संसद को चलाने के लिए अति गंभीर सरकार का यह अत्यंत गंभीर प्रयास जिन्हें नहीं दिख रहा है, वही कहते हैं कि देश में कुछ नहीं हो रहा है, जबकि इतना कुछ हो रहा है। रुपया 90 के नीचे चला गया, 90.50 के नीचे जा रहा है, 91 तक पहुंचने वाला है। आप कहते हैं देश में कुछ नहीं हो रहा है। और हम यहां वीडियो पर वीडियो बनाए जा रहे हैं, रोज अपलोड किए जा रहे हैं, वंदे मातरम का सही इतिहास बता रहे हैं। 3-3 वीडियो बना दिया। आप कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, देश में कुछ नहीं हो रहा। क्या बात करते हैं। यूट्यूब में रवीश कुमार ऑफिशियल आपको कैसे नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है तो सर्च कीजिए, वीडियो देखिए, फिर मत कहिए कि देश में कुछ नहीं हो रहा है। 5 साल में लगभग 9 लाख भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी। इन्हीं 9 लाख लोगों को लगा होगा भारत में कुछ नहीं हो सकता। बाकी जिन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है वही यहां रह रहे हैं और कहते फिर रहे हैं देश में कुछ नहीं हो रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।